नमस्कार। नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे विवरणों पर बात कर रहे हैं जो एक बिल्कुल ही अलग, एक आदर्श दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, एक ऐसा समय जहाँ कहते हैं कि हर कोई मतलब पूरी तरह से सुखी था। शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सब कुछ। इसी को कई बार स्वर्ण युग या सतयुग भी कहा गया है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन विवरणों के आधार पर समझें कि ये दुनिया आखिर थी कैसी, इसके मुख्य पहलू क्या थे। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात ये है कि ये जो विवरण मिलते हैं, ये इसे सिर्फ कोई कहानी या कल्पना नहीं बताते, अच्छा। बल्कि एक ऐसी हकीकत के तौर पर पेश करते हैं जो शायद पहले कभी थी या शायद भविष्य में फिर आ सकती है। हम्म। इन विवरणों के हिसाब से ये सिर्फ बाहरी चीजों का युग नहीं था, मतलब सिर्फ पैसा या आराम नहीं। तो फिर ये असल में आत्मा की उन्नति, धर्म और कर्म का संतुलन और अपने असली चैतन्य स्वरूप को समझने का समय था। ये आज की दुनिया से तो बहुत ही अलग लगता है। आजकल तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है ना। बिल्कुल। कभी सेहत ठीक नहीं, कभी मन परेशान, कभी पैसों की दिक्कत या रिश्तों में तनाव। हाँ, लेकिन यहां बात हो रही है संपूर्णता की। तन, मन, धन, संबंध सब एकदम परफेक्ट। सही कहा। तो तन के भाग्य से शुरू करें। विवरणों में कंचन काया जैसा शब्द आता है, इसका क्या मतलब है? कंचन काया मतलब सोने जैसा शरीर, एकदम निरोगी, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ। और सिर्फ स्वस्थ ही नहीं, उम्र भी। हाँ, उम्र भी बहुत लंबी बताई गई है, औसतन 150 साल। 150 साल। और ये भी कहते हैं कि मृत्यु का डर नहीं था। हाँ, ये बहुत खास बात है। डर नहीं था। कहते हैं आत्मा अपनी मर्जी से शरीर छोड़ती थी। अपनी मर्जी से? जी, और उसे ये भी पता होता था कि अगला जन्म कहाँ और कैसा होगा, एक तरह का पूर्वाभास। कमाल है। ये तो जीवन और मृत्यु को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई तन की बात। अब इस स्वस्थ तन के साथ मन कैसा था? मन की स्थिति? मन का भाग्य भी मतलब चरम पर बताया गया है, हमेशा खुशी, अंदर से गहरी संतुष्टि। कोई इच्छा या कोई कमी महसूस ही नहीं होती थी। नहीं, क्योंकि सब कुछ सहज ही मिला हुआ था। विवरणों में सर्वगुण संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी जैसे शब्द इस्तेमाल हुए। 16 कला संपूर्ण, इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ अच्छे गुण? अच्छे गुण तो थे ही, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। मतलब सभी कलाओं या कह लीजिए शक्तियों में निपुण, एक तरह की मानवीय पूर्णता। और निर्विकारी मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई अहंकार नहीं, एकदम पवित्र मन। वाह। तो ये तो हुई व्यक्ति की बात, हर इंसान ऐसा था। लेकिन समाज कैसा था फिर? पैसा, रिश्ते? देखिए, जब हर इंसान अंदर से इतना भरपूर और गुणी होगा तो समाज तो वैसा ही बनेगा ना। हाँ, जाहिर है। धन के बारे में तो जो लिखा है वो हैरान करने वाला है। अपार दौलत, इतनी कि सोना हीरा तो जैसे आम चीजें थी। आम चीजें? हाँ, मकान बनाने में इस्तेमाल होता था सोना। सच में? कोई अमीर गरीब का भेद नहीं था, कोई कमी नहीं थी किसी को। ये सोचना भी मुश्किल है आज। इतना धन और कोई असमानता नहीं, कैसे? शायद वजह वही आंतरिक संपन्नता रही होगी। जब मन भरा हुआ है तो बाहर की चीजों की होड़ क्यों होगी। सही बात है। और रिश्ते, आपस में लोग कैसे थे? रिश्ते भी एकदम पवित्र, निस्वार्थ प्रेम, गहरा विश्वास, कोई झगड़ा नहीं, कोई जलन नहीं, कोई दुख नहीं। जब मन में विकारी नहीं तो रिश्तों में कड़वाहट कहाँ से आएगी? बिल्कुल, इसीलिए समाज का भाग्य यानी जन का भाग्य भी वैसा ही बताया गया। हर कोई खुश, हर कोई नैतिक रूप से श्रेष्ठ। इसी को शायद अलग अलग सभ्यताओं ने स्वर्ग, बहिष्ठ या गोल्डन एज कहा है। हाँ, नाम अलग अलग हैं, लेकिन इशारा उसी आदर्श स्थिति की तरफ है। अच्छा, इन विवरणों में प्रकृति और टेक्नोलॉजी का भी कुछ जिक्र आता है, वो कैसा था? हाँ, आता है। प्रकृति को तो सेवाधारी बताया गया है। सेवाधारी मतलब? वो इंसान की सेवा में थी, नुकसान नहीं पहुंचाती थी बल्कि मददगार थी। ये आज की स्थिति से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, आज तो हम प्रकृति से लड़ रहे हैं एक तरह से। शायद उस समय चेतना और प्रकृति का रिश्ता बहुत गहरा था। और टेक्नोलॉजी वो भी थी। कैसी टेक्नोलॉजी? काफी उन्नत, सोने चांदी के महल, ऐसे विमान जो बिना पायलट के उड़ते थे और बहुत तेज। बिना पायलट के? हाँ, और यहाँ तक कि अणु शक्ति मतलब एटॉमिक एनर्जी का भी जिक्र है, लेकिन उसका उपयोग सुरक्षित और अच्छे कामों के लिए होता था, विनाश के लिए नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज तो एटॉमिक एनर्जी का नाम सुनते ही डर लगता है। बिल्कुल। और शिक्षा कैसी थी? स्कूल, कॉलेज
और समाज चलता कैसे था? मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन? शिक्षा तो कहते हैं खेल जैसी थी, बहुत सहज। म्यूजिक, पेंटिंग जैसे विषय मुख्य थे। शायद जोर आत्मा की अभिव्यक्ति पर था। और शासन? शासन और प्रबंधन भी मूल्यों पर आधारित था। सहयोग, एकता, लीडरशिप, सब में दिव्यता थी। कहते हैं एक ही राजा था पूरी दुनिया का, विश्व महाराजन। एक ही धर्म था। एक धर्म मतलब कोई खास मजहब? नहीं, धर्म मतलब जीवन जीने का एक श्रेष्ठ तरीका, सत्य और पवित्रता पर आधारित। और राज्य भी एकदम स्थिर, अटूट। और सरकार चलती कैसे थी? टैक्स वगैरह? टैक्स की जरूरत ही नहीं बताई गई है। बिना टैक्स के? हाँ, प्रशासन स्नेह और परिवार की भावना से चलता था। नैतिकता ही कानून थी। कहते हैं कि फैसले लेने और व्यवस्था चलाने में बाहरी नियमों से ज्यादा आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल होता था। अष्ट शक्तियां। अष्ट शक्तियां? जैसे जैसे? सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, बातों को समेटने की शक्ति, इस तरह की 8 शक्तियां। तो मतलब अंदरूनी ताकत से ही सब मैनेज हो जाता था? हाँ, कुछ ऐसा ही विवरण मिलता है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये स्वर्ण युग एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, गुणी था। समाज में बराबरी, प्रेम, शांति थी, प्रकृति मददगार थी, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड पर सेफ थी और शासन एकदम नैतिक और स्नेह भरा था। सब कुछ परफेक्ट। सही कहा, एक आदर्श की तस्वीर। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये विवरण इसे सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं मानते, हाँ, बल्कि एक ऐसी अवस्था मानते हैं जो शायद इस नैतिक पतन के दौर के बाद भविष्य में फिर से आ सकती है। और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर ऐसी आदर्श दुनिया वाकई संभव है, या कभी थी या कभी होगी, तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें, मतलब व्यक्तिगत तौर पर और समाज के तौर पर, अपने अंदर कैसे बदलाव लाने होंगे, किन मूल्यों को अपनाना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। किन आंतरिक शक्तियों और मूल्यों से ऐसी दुनिया बन सकती है?